आज सॉल्व करेंगे घटना चक्र केंद्रीय मंत्रिपरिषद का। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति मंत्री में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति जो है वो मंत्री में निहित होती है, यह सत्य। प्रधानमंत्री में निहित होती है, यह सत्य नहीं है। पूर्ण जो मंत्रिमंडल है उनमें कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह कथन सत्य है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। मंत्रिपरिषद के वो प्रधान होते हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो यह भी जरूरी नहीं। 6 महीने के अंदर उसे चुनाव जीतकर किसी भी एक सदन का सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 4। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74(1) तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। 75(5) के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता आवश्यक लेनी होगी। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का एकमात्र नेता है? नहीं, और भी बहुत नेता है मंत्रिपरिषद में। नाम मात्र का नेता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो वास्तविक नेता है मंत्रिपरिषद का। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को भी बर्खास्त कर सकता है या इसकी सूचना या इसकी अपील वो राष्ट्रपति से कर सकता है कि किसी मंत्री को बर्खास्त किया जाए। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है, ये कथन सत्य है। तो देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, अतः विकल्प डी सही है। भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित नहीं, मनोनीत नहीं, नियुक्त नहीं। कौन रहता है? नियुक्त किया जाता है, चयनित नहीं होता। तो प्रधानमंत्री व्यवहार में किसी भी मंत्री को बर्खास्त करता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, ऐसा व्यक्ति जो अन्य दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेता है। तो नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका? भारत केंद्र का। केंद्र का प्रमुख मुख्य कौन है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करके ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का प्रधानमंत्री के। 78 में क्या है? संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्ताविकाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा के लिए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उपमंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल को उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन से है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में। मतलब जो मंत्रिमंडल रहता है उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद जो है प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री और उपमंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री में बस ऐसे मंत्री जो मंत्रियों की परिषद होती है, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं, और मंत्रिपरिषद में राज्य के भी मंत्री और उपमंत्री भी शामिल होते हैं और कैबिनेट स्तर के भी मंत्री शामिल होते हैं। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, कौन से अनुच्छेद में? 352 अनुच्छेद में, 352 44 संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में मंत्रिमंडल का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संसूचित करे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में उपबंधित ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एन गोपालस्वामी अयंकर समिति ने सुझाव दिया कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुविधा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोग 1976 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में ग्रामीण विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो इसमें जो है इसमें केवल 2 सत्य है। क्यों? एन गोपालस्वामी अयंगर संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्रियों के समूह ब्यूरो बनाए जाने, कर्मियों की क्षमताओं में सुधार तथा एक संगठन एवं प्रक्रिया ONM ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एक सही नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1976 ने 1969 में भारत सरकार की मशीनरी पर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की अनुशंसा की थी। तदनुसार अगस्त 1970 में नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया, जो कि प्रधानमंत्री के ही प्रभार में होता है। फरवरी 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया तथा अप्रैल 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के तहत लाया गया। जनवरी 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित कर प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया। मार्च 1985 में इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका समग्र प्रभार प्रधानमंत्री के तहत ही होता है।
संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो इसमें केवल दो सत्य है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों का सृजन किया जाता है, ऐसा नहीं है। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जा सकता है तथा मंत्रालय एवं विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अतः एक गलत है और दो सही है। तो क्या होता है, कैबिनेट सचिव जो रहता है वो कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों का विभिन्न गतिविधियों के बारे में कार्य एवं संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करना इसका कार्य होता है। और जो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो मंत्रालयों विभागों का भी बंटवारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, ना कि वो कैबिनेट सचिव की सलाह से करता है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो रहती है वो किसके पास रहती है? प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राष्ट्रपति भारत सरकार में कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये कथन सत्य है। राष्ट्रपति बनाता है किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई कही जाएंगी? नहीं, जो जितनी भी कार्यवाहियां हैं सब किसके नाम पे की जाएंगी? राष्ट्रपति के नाम पे। तो केवल एक सत्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी तथा 73 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों को उक्त कार्य में आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इस प्रकार उपयुक्त कथनों में केवल एक सत्य है। तो हम लोग देखते हैं जो 77(1) है। 77(1) क्या है? भारत सरकार भारत का समस्त कार्य प्रेसिडेंट के नाम से हो और 77(3) के अनुसार क्या है? 77(3) के अनुसार भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने और मंत्रियों की नियुक्ति के लिए आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। आवंटन के लिए नियम। ठीक है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के
उच्च सदन के सदस्य हो तो वे क्या करेंगे? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अतः यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी सदन का सदस्य है वह वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है लेकिन किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा में विश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अतः यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा प्रत्याच्युत की विवेचना करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति की विवेचना करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वे लोकसभा का सदस्य होते हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा के से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यह है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय यह जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ये कथन सत्य है। राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त या गठबंधन के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किए जाने से के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक होगा, अन्यथा 6 माह के बाद वह अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु तथा राज्यसभा के सदस्य के कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष की। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति वह संसद सदस्य हो सकता है और नहीं भी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तथापि लोकसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने के लिए पूर्ण स्वविवेक का प्रयोग करता है। यह कथन सत्य है। संसद के दोनों सदनों में सदस्यों में से किसी अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।
अपने मंत्रिमंडल से मंत्री के रूप में किसी व्यक्ति का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्ति को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सके। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे 6 माह के पश्चात मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। अनुच्छेद 75(5) के तहत जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्र मंत्री रह सकता है 6 माह तक। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त होना पड़ता है 6 माह बाद। भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। नहीं, कथन सी गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। यहाँ तक कि राज्यसभा के दोनों सदनों से बाहर व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? वह लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? वे लोकसभा के प्रति भी होते हैं संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, और 75(3) के अनुसार भी बाध्य होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह एक संवैधानिक बाध्यता है, अतः अभीष्ट उत्तर बी होगा। अनुच्छेद 74(3) संविधान में नहीं है। 74(3) संविधान में नहीं है। कितना टफ क्वेश्चन है भाई। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के संसद के ऊपर, जिसमें लोकसभा 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा। संसद MPPSC प्री 2010। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? संसद केवल लोकसभा के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह कथन सत्य है। संघ मंत्री प्रधानमंत्री प्रसाद पर ही अपने पद धारण करेंगे, ऐसा नहीं है। जो मंत्रिपरिषद समूह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और संघीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति के, ना कि प्रधानमंत्री के। तो कथन एक ही सत्य होगा। कथन एक है, ए है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसा नहीं है, वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। रीज़न जो सही है, लेकिन कथन जो है वो गलत है, तो डी हो जाएगा।
संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। अतः कथन ये गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो उसे अनुच्छेद 75(5) के अनुसार 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार कारण सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संसद के प्रति नहीं, ऐसा नहीं होता। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति वे सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संघ मंत्री भारत के राष्ट्रपति के, हाँ यह कथन सत्य है। संघ मंत्री जो रहते हैं, प्रधानमंत्री, संघ मंत्री, मंत्रिमंडल, वे किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। यह कथन भी सत्य है। केवल 2 और 3 सत्य होंगे। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ना कि संसद, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 78(क) के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी में के रूप में पालन किया जाता है? प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो वह त्यागपत्र दे देता है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था 75(3) के कारण यह परंपरा है कि बहुमत खोते ही त्यागपत्र दे देता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खालिस्तान के अधीन होती है। कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन होती है। भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए किसके अधीन रहता है? विधानसभा। कार्यपालिका विधानसभा के विधायिका के अधीन रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री रख सकता है? कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव। संसद में विश्वास प्रस्ताव, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जा सकता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा बहिष्कार अस्वीकार किया जा सकता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद लोकसभा में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। भर्त्सना प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव भी सामान्य विपक्ष द्वारा लाए जाते हैं। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? लोकसभा में यदि बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो उन्हें इस्तीफा या त्यागपत्र देना पड़ता है। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? स्पीकर की। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में वक्तव्य
देने के लिए स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्याग पत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। लोकसभा में प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। यह कथन सत्य है। अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। हाँ, लोकसभा में ही स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अतः अविश्वास प्रस्ताव मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118(1) के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। लोकसभा के नियम 198 में है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। हाँ, यह कथन सत्य है। राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग देने पर राष्ट्रपति का शासन लागू। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे? नहीं। वैकल्पिक व्यवस्था के अभिप्राय यथासंभव शीघ्र नई सरकार का गठन है तो आम चुनाव कराया जाए? नहीं। अपदस्थ मंत्रिपरिषद के पद पर नई सरकार बनाने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगा? नहीं। राष्ट्रपति शासन आ जाएगा। राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान की केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था नई सरकार का गठन होने तक वही मंत्रिपरिषद कार्य करती है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था नई सरकार का गठन होने तक वही मंत्रिपरिषद कार्य करती है। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? कौन बना इसमें? ये क्वेश्चन CGPSC में भी रिपीट हुआ था। तो कैलाश नाथ काटजू जो थे वे पहले गृह मंत्री बने, फिर रक्षा मंत्री बने। कैलाश नाथ काटजू नेहरू की कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे। इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया था। वे 57 से 62 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? प्रथम वित्त मंत्री जो थे वो कौन थे? वो R.K. षणमुख चेट्टी थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक इस पद पर बने रहे। उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जॉन मैथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। कौन थे? R.K. षणमुखम चेट्टी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? वो B.R. अम्बेडकर जी थे। स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विधि कानून मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में
कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे। निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो उनके अंतरिम 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, H.C. भाभा। और H.C. भाभा एक इनका था, H.C. भाभा अकेले इन्हीं का ही था बस। सरदार वल्लभ बलदेव सिंह। प्रश्नगत व्यक्तियों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में पोर्टफोलियो इस प्रकार था: जगजीवन राम श्रम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, C.H. भाभा वाणिज्य, सरदार वल्लभ भाई रक्षा, बलदेव भाई रक्षा। इन व्यक्तियों का पुनर्गठित अंतरिम सरकार 1946 में पोर्टफोलियो इस प्रकार था: जगजीवन राम श्रम मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, H.C. भाभा खान और विद्युत कार्य मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। उपयुक्त स्पष्ट है कि अभिष्ट उत्तर डी होगा। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। 12वें प्रधानमंत्री जो थे कौन थे? देवागौड़ा, H.C. देवागौड़ा। भारत के व्यक्ति अनुसार 12वें प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, H.D. देवागौड़ा जो थे वो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर बने रहे। इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें हैं और भारत के आधिकारिक वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी का 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेख है। अब है प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। देवागौड़ा जी जो थे 96 से 97 तक, 96 से 97 तक। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनके जस्ट बाद, तो एक का डी, एक का डी, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो एक का 3, अटल बिहारी वाजपेयी 99 से 4 तक, 13वें, और फिर 5 का 2, विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90, और फिर 5-2 चंद्रशेखर जी 90 से 91, फिर 1 देवागौड़ा, फिर 4 इंद्र कुमार गुजराल। तो सही सुमेलन इस प्रकार है: H.D. देवागौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 91, अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004, इंद्र कुमार गुजराल जो हैं 21 अप्रैल से 1997 से 19 मार्च 1998, विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990। उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी उपयुक्त अवधि के पूर्व 16 मई 1996 से 1 जून 1996 इस संक्षिप्त अवधि के लिए भी देश के प्रधानमंत्री रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? जवाहरलाल नेहरू किए गए हैं, इंदिरा गांधी किए गए हैं, गुलजारीलाल नंदा किए गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी किए गए हैं। तो उपयुक्त सभी। दिए गए व्यक्तियों में से एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं जिनमें गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे हैं। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री में भारत के प्रधानमंत्री पद का एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है। समयांतर के बाद मतलब एक बार हो गया लगातार नहीं, कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद। तो गुलजारीलाल नंदा एक, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्रित्व काल में समयांतराल नहीं था। गुलजारीलाल नंदा पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 एवं दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 2 समयांतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। इंदिरा गांधी
1966 एवं 1980 में, और अटल बिहारी वाजपेयी 1996 और 1998 में 2 समय अंतरालों में प्रधानमंत्री हुए। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? लाल बहादुर शास्त्री। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी में 11 जनवरी 1966 को हुई। निम्नलिखित राज्यों और उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो कहाँ के थे? वो अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई जो थे वो बम्बई के थे, मोरारजी देसाई। और एच.सी. देवेगौड़ा जो थे वो कर्नाटक के थे। चौधरी चरण सिंह जो थे वो अविभाजित उत्तर प्रदेश के थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के। चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश, एच.सी. देवेगौड़ा कर्नाटक, मोरारजी देसाई बम्बई और पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? एच.सी. देवेगौड़ा रहे, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई। एच.सी. देवेगौड़ा कर्नाटक, नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई बम्बई और चंद्रशेखर जो थे वो कहीं के नहीं रहे। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने के पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, जबकि एच.सी. देवेगौड़ा कर्नाटक के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश तथा मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। निम्नलिखित में से भारत में प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? मोरारजी देसाई थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, चंद्रशेखर नहीं थे, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के थे। निम्नलिखित में से कौन से अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? लोकसभा के सदस्य कौन थे? चंद्रशेखर। देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर 20 नवंबर 1990 से 21 नवंबर 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री और इस दौरान वे बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद थे। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन से अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अन्य तीनों प्रश्नगत प्रधानमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे। चौधरी चरण सिंह नहीं उपस्थित हो पाए थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे? भारत के संघीय वित्त मंत्री कौन रहे? वीपी सिंह भी रह चुके हैं, आर वेंकटरमन भी रह चुके हैं, वाई.बी. चौहान भी रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी भी रह चुके हैं। भारत के संघीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री किसके द्वारा? नरसिम्हा राव द्वारा। 24 जुलाई 1991 के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, सही है। वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, यह गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के प्रतिनिधि थे, यह सत्य कथन है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, परंतु वे वित्त मंत्री के अध्यक्ष कभी नहीं बने, वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं बने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब के लोकसभा के सदस्य हैं? नहीं। असम से लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के भी नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। वे असम के राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। इसके पश्चात वे लगातार असम से ही 1996, 2001, 2007 तक 2013 में
राज्यसभा के सदस्य बने। वर्तमान 2019 से वे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन: मुख्यमंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। क्योंकि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु एक दूसरे का स्पष्ट व्याख्या नहीं करते। क्यों? मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से सुरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है: किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है क्योंकि वह उसे प्रधानमंत्री कोई अधिकार नहीं प्रदान करता। ये दोनों कथन सत्य हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता एक दूसरे की। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है क्योंकि उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, तो इसे प्रदान रहता है अधिकार। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन। उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है ऐसा नहीं है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन सदस्य होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जबकि इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा वह करेगा। अतः कथन एक गलत है। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अतः दो भी गलत है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही सदस्य होने चाहिए। ऐसा सत्य नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार करते हैं। यह भी कथन गलत है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा समयावधि बीत जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का भी पदेन अध्यक्ष होता है। अतः प्रश्नगत कथनों में दोनों कथन गलत हैं। विकल्प डी सही है। आगे है कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा विकल्प को चुनिए। पहला कथन है संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है।
यह कथन गलत है, मतलब यह कथन सही है, उसमें कोई उल्लेख नहीं है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थितियों की आवश्यकता ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं। यह कथन सत्य है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो आवश्यक नहीं, ये कथन पूरा नहीं है। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। संसदीय मामलों की समिति, तो संविधान कैबिनेट की समितियों का उल्लेख नहीं है। ये संविधान इतर निकाय है। कार्य संचालन नियमों के तहत इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत के अनुसार परिस्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सत्य है। कैबिनेट समिति का सदस्य प्रधानमंत्री होने की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। कोई अन्य मंत्री कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होता है यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल ना हो। संसदीय मामले की कैबिनेट समिति के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते और इसकी अध्यक्षता वर्तमान में रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। इस प्रकार कथन 3 और 4 गलत हैं। और कोई अन्य मंत्री कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होता है यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल ना हो। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते और इसकी अध्यक्षता वर्तमान में रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। इस प्रकार 3 और 4 गलत हैं। केंद्रीय सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल के सचिव, उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी। केंद्रीय सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल कैबिनेट सचिव होता है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? कौन से संविधान संशोधन? 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 1 क को जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% की सीमा तक निर्धारित की गई। 51वां संविधान संशोधन 2003। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र मंत्रालयों की संख्या 36 है। केवल एक सत्य है। 15 अगस्त 1947 में केंद्र मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में मंत्रालयों की संख्या 51 है। वर्तमान में 51, पहले 18 थी। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत किससे संबंधित है? कौन सा? श्वेत पत्र। भारत सरकार द्वारा अपने अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं अधिकारी विवरण श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसी रिपोर्ट पर आधारित था? किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपालस्वामी आयंगर के रिपोर्ट पर। गोपालस्वामी आयंगर ने 1949 में अपनी प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी में अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों के लिए समूह की स्थापना की जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता है। मंत्रिमंडल को वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं। ये कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय को नियमों की प्रथम सूची में स्थान दिया गया है। इस सचिवालय के आवंटन विषय मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल समितियों को सचिवीय सहायता और कार्य के नियम, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडलीय और मंत्रिमंडल सदस्यों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता शामिल है। प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करना, मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची एजेंडा तैयार करना और वितरित करना,
कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण करना, किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना, प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण करना, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करना। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? स्वतंत्र भारत के प्रथम संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1991 में। स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद 1991 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्रियों की सहायता करना होता है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, LB शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। कर्मभूमि। राजीव गांधी की समाधि वीर स्थल है, ना कि कर्मभूमि। कर्मभूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, LB लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट और जवाहरलाल नेहरू शांति वन। जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा द्वितीय प्रधानमंत्री वर्ष 1964 से 66 लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक युद्ध के समय 1965 में दिया था। ये हुआ कैबिनेट के MCQ।